एवरीवन टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। मैं हूं पायल और आज झलक में हम जानेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मार्टिन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में एक आदेश को मंजूरी देने के बाद उत्तर रेलवे ने सेना के बहादुर के सम्मान में इसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की है। कैप्टन तुषार महाजन की यात्रा 25 मई 1987 को उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में उनके जन्म के साथ शुरू होती है। कैप्टन तुषार महाजन के उल्लेखनीय सैन्य करियर पर एक नजर डालें, जिसमें 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट, जिसे 9 पैराशूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उनकी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में कैप्टन तुषार महाजन का अंतिम बलिदान वीरता की कीमत को उजागर करता है। एरेडा साइंस MOU विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज जॉइंड हैंड्स विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाय साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। की पॉइंट्स। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए को लेंडिंग और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक तौर पर आयरेडा के महाप्रबंधक भारत सिंह राजपूत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक राजेश सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। एरेडा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की पर्याप्त वित्त पोषण आवश्यकताओं को पहचानता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। NMC के प्रेस्टिजियस WFME रिकॉग्निशन। भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन ने 10 सालों के उल्लेखनीय कार्यकाल के प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। This accreditation reflects NMC's unwavering commitment to the highest standards of medical education and accreditation. इस मान्यता के हिस्से के रूप में भारत के सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को WFME मान्यता मिल जाएगी और आने वाले 10 सालों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों को ऑटोमेटिकली WFME मान्यता मिल जाएगी। ये मान्यता भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को विश्व के सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के साथ जोड़कर बढ़ावा देगी। ये मान्यता भारतीय चिकित्सा स्नातकों को स्नातकोत्तर करने और अन्य देशों में अभ्यास करने में सक्षम बनाएगी, जहां WFME मान्यता की जरूरत होगी। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है, जो राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा। राज्य में बाघों की संख्या 2018 में 526 से बढ़कर 785 हो गई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ये 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कंट्रीज फर्स्ट बस रनिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन अनवील्ड। Indian Oil Corporation achieved a significant milestone in India's transition to clean energy by unveiling the country's first green hydrogen powered bus. IOC रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली का इस्तेमाल करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन की शक्ति का इस्तेमाल करने में अग्रणी है। इस ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल 2 बसों को ईंधन देने के लिए किया जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परीक्षण के लिए निर्धारित है। ये बसें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में निर्देशित मार्गों पर परीक्षण से गुजरेगी। ये पहल कम कार्बन विकास और उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से मेल खाती है। 75% of villages declaring ODF plus status. India's Jal Shakti Minister announced that 75% of Indian villages, approximately 4.4 lakh, have achieved open defecation free plus status. Maintaining sanitation and waste management. मतलब भारत के जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की है कि 75% भारतीय गांव लगभग 4.4 लाख ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बनाए रखते हुए खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि 75% भारतीय गांव, जिनकी कुल संख्या लगभग 4.4 लाख है, उन्होंने प्रतिष्ठित खुले में शौच मुक्त प्लस
का दर्जा प्राप्त कर लिया। ये माइलस्टोन 2024 से 25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ODA+ गांव वह है जिसने न केवल खुले में शौच मुक्त का दर्जा बरकरार रखा है, बल्कि ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। डिफेंस इंडिया ड्रोन पावर 2023 एग्जीबिशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही औपचारिक रूप से भी 295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। The Indian Air Force recently received its first C-295 aircraft, which is a significant milestone. The acquisition follows the rupees 21,935 crore deal between New Delhi and Airbus Defence and Space, which was signed 2 years ago. आपको बता दें, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी के उद्घाटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शामिल होंगे। ये 2 दिन का कार्यक्रम जो है, ये देश भर में 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप में भाग लिया है इसने। ये आयोजन न केवल भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण प्रयासों को उजागर करता है, बल्कि रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। एशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। Units from the Association of Southeast Asian Nations countries that recently began their inaugural joint military exercise in the Natuna Sea south of Indonesia. Key points: दक्षिण नातूना सागर में होने वाले 5 दिन के सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से सैन्य कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इन कौशलों में समुद्री सुरक्षा, गश्त और मानवीय सहायता और आपदा राहत वितरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इंडोनेशियाई सेना के अनुसार अभ्यास का उद्देश्य एशियन सदस्यों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। संभावित सदस्य पूर्वी तिमोर सहित सभी 10 एशियन सदस्य देश इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग ले रहे हैं। World Spice Congress. The 14th edition of the World Spice Congress began in Vashi, Navi Mumbai. India, often called the spice bowl of the world, is known for the production of high-quality, rare and medicinal spices. World Spice Congress aims to create new opportunities for international trade of Indian spices. आपको बता दें, ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा ट्रेड बॉडीज और एक्सपोर्ट फोरम्स के सहयोग से सावधानीपूर्वक आयोजित किया जा रहा है। भारत, जिसे अक्सर दुनिया का मसाले का कटोरा कहा जाता है, हाई क्वालिटी, दुर्लभ और औषधीय मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। WSC का उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना है। Singapore overtakes Hong Kong as the world's freest economy. Singapore has overtaken Hong Kong to take the title of the world's freest economy, ending Hong Kong's 53-year reign at the top. ये बदलाव कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार है। वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फोरम, जो 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नजर रख रहा है, उसने पहली बार हांगकांग को दूसरे स्थान पर रखा है। इंटरनेशनल रिलेशंस। The ITUT Group of India, Israel, United Arab Emirates and the US have announced a new joint space venture. So key points. Also, the group of 4 countries launched its website to increase cooperation among the member countries and partnership around the world. Mainly aims to utilize space-based observational data and capabilities of the 4 ITUT partner countries. आपको बता दें, इसका उद्देश्य पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक यूनिक स्पेस-बेस्ड टूल डेवलप करना है। इसके अलावा 4 देशों के समूह ने सदस्य देशों के बीच सहयोग और दुनिया भर में साझेदारी बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य 4 ITUT भागीदार देशों के स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशनल डेटा और कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना है। इजराइल अनवीज मरकवा मार्क 5। इजराइल ने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक मरकवा मार्क 5 का नामकरण किया, उसको अनवील किया, जिसे बराक के नाम से भी जाना जाता है, जो तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। The development of the Barak tank involved collaboration between the Israeli Defense Ministry's Armored Vehicle Directorate, the IDS Ground Forces, Armored Corps, and several Israeli defense companies, including Elbit Systems, Rafael and Elta, a subsidiary of Israel Aerospace Industries. आपको बता दें, बराक टैंक की तकनीकी प्रगति और युद्ध क्षमताओं का दुनिया भर में सैन्य नवाचों के लिए व्यापक प्रभाव है। ये रक्षा प्रौद्योगिकी में इजराइल की शक्ति को दर्शाता है और भविष्य में बख्तरबंद वाहनों के विकास को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक कैप्सूल एस्ट्रॉयड बेनू का नमूना लेकर हमारी धरती पर उतरा है। नासा ने जिस मिशन के जरिए उपलब्धि हासिल की है, उसका नाम है ओसिरिस रेक्स। का मतलब है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलेट, एक्सप्लोरर, एटसेट्रा।
पृथ्वी पर उतारे गए नमूनों से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। नासा का एक कैप्सूल एस्टेरॉइड बेनू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। इसे 24 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात 8:22 पर पैराशूट के जरिए यूटा रेगिस्तान में उतारा जाएगा। Conferences in summary. Prime Minister Shri Narendra Modi honored the 20th anniversary of the vibrant Gujarat Global Summit held at Science City in Ahmedabad by his presence. आपको बता दें ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम अहमदाबाद के साइंस सिटी में हुआ, एक ऐसा शहर जो पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात के उल्लेखनीय परिवर्तन का गवाह रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2 दशक पहले ठीक 28 सितंबर 2003 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात राज्य की आत्माओं को ऊपर उठाने और दुनिया के साथ जुड़ने के साधन के रूप में उभरा है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनियमित मॉनसून के कारण भारत के वित्त वर्ष 2024 के विकास अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। की पॉइंट्स The Asian Development Bank and India Ratings and Research have released contrasting forecasts for India's economic growth in the fiscal year 2024. ADB cites erratic monsoon patterns as a primary reason for revising India's growth forecast down by 10 basis points to 6.3% for FY24. ADB also revised its inflation projection for India in FY24 to 5.5%, up from the previous 5%. Despite the downward adjustment for FY24, ADB maintains its growth projection for FY25 at 6.7%. The best performing currency. देश में पर्याप्त मानवीय सहायता सहित कई फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन के कारण अफगानी 2023 में सितंबर तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरी है। इस अप्रत्याशित उछाल को कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें मानवीय सहायता के रूप में बड़े पैमाने पर डॉलर का प्रभाव और सत्तारूढ़ तालिबान द्वारा लगाए गए मुद्रा नियंत्रण उपाय शामिल हैं। अफगानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 87.25 पर कारोबार कर रहा था। अगस्त 2021 में शासन परिवर्तन के मद्देनजर अफगानिस्तान को एक गंभीर मानवीय संकट का सामना करना पड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशंस ने सरकार बदलने के बाद 5.8 अरब डॉलर की सहायता और विकास प्रदान की है, जिसमें से 4 अरब डॉलर अकेले 2022 में हस्तांतरित किए गए हैं। विदेशी मुद्रा के इस प्रवाह ने अफगान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करेंगे स्पोर्ट्स की, तो एशियन गेम्स 2023। India's Asian Games 2023 medal tally is 34 medals, 8 golds, 13 silver and 13 bronze. China lead the overall Asian Games 2023 medals tally with 105 gold, ahead of Japan and the Republic of Korea. Key points. हांगझू में भारतीय एथलेटिक्स टीम में पुरुषों के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा मौजूदा विश्व ओलंपिक और एशियाई खेलों के चैंपियन, राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेस के सिल्वर मेडलिस्ट अविनाश काबले और महिलाओं की बाधा दौड़ की सनसनी ज्योति याराजी जैसे शीर्ष नाम शामिल हैं। भारत पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट टीमें भी उतार रहा है। पुरुष और महिला दोनों टीमें भाग लेंगी। फुटबॉल और हॉकी में भी भारत का पूर्ण प्रतिनिधित्व होगा। विश्व चैंपियन निकहत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई वाली मुक्केबाजी टीम और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और अंतिम पंघाल की कुश्ती टीम भी पदक की प्रबल दावेदार है। मनु भाकर और उपराज पाटिल वाली शूटिंग टीम के भी प्रभावित करने की उम्मीद है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दोनों ओलंपिक पदक विजेता हांगझू में एक्शन में होंगे और तीरंदाजी विश्व चैंपियन अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवतले भी होंगे। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जो इस हफ्ते सुर्खियों में बने रहे, न्यूज में बने रहे और क्यों न्यूज में बने रहे। संजीव मंत्री। ICICI Lombard General Insurance has appointed Sanjeev Mantri as the new managing director and chief executive officer of the company. जानते हैं इसके बारे में। ये कदम निवर्तमान MD और CEO भार्गव दास गुप्ता के इस्तीफे के बाद लिया गया है, जिन्होंने हाल ही के नियामक परिवर्तनों के कारण अपना 15 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही पद छोड़ दिया था। संजीव मंत्री 2015 में कार्यकारी निदेशक के रूप में ICICI लोम्बार्ड में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न खुदरा प्रभागों का नेतृत्व किया और विभिन्न चैनलों में वितरण के लिए जिम्मेदार थे। संजीव मंत्री का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टेन्योर के बाद शुरू होने वाला है। संजीव मंत्री का जन्म 1972 में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। संजीव मंत्री कंपनी के लिए फुल टाइम डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं।
He graduated from the Sindham College of Commerce and Economics with a bachelor's in commerce, and he is a graduate of Grad CWA and a member of the Institute of Chartered Accountants of India. वहीदा रहमान, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने घोषणा की है कि वहीदा रहमान को इस साल भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान प्रेस्टीजियस दादा साहिब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। वहीदा रहमान का शानदार करियर एक्सीलेंस का एक सिनोनियम प्रतीक होता है। उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाने वाली वहीदा प्यासा, CID, गाइड, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल सहित कई अनफॉरगेटेबल फिल्मों में परफॉर्मेंस दे चुकी है। उन्होंने 1972 में भारत के नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को भारत के वर्तमान तमिलनाडु के चेंगलपेट में एक दक्कनी मुस्लिम परिवार में हुआ था। Srinivasan K. Swamy. Srinivasan K. Swamy, the executive chairman of R.K. Swamy Hansa Group, has been elected as the chairman of the Audit Bureau of Circulations for the term 2023 to 2024. Srinivasan K. Swamy, R.K. के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी हंसा ग्रुप को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। श्री स्वामी वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे पहले इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA इंडिया चार्टर, कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। स्वामी को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। Mukesh Ambani is the richest man of India for consecutive 14 years, followed by Gautam Adani, Cyrus Poonawalla and Shiv Nadar. मुकेश धीरूभाई अंबानी एक भारतीय गुजराती अरबपति व्यवसायी हैं। वे वर्तमान में भारत मूल्य के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, खुदरा, दूरसंचार और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है। भारत में लगभग 167 अरबपति हैं जो देशों को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर रखते हैं। केजी जॉर्ज, रिनाउंड फिल्म मेकर केजी जॉर्ज जो पिछले 5 सालों से कई हेल्थ चैलेंज से जूझ रहे थे, उनका 78 वर्ष की आयु में कक्कानाड़ के पास एक वृद्धाश्रम में निधन हो गया। The filmmaker had been battling health issues for the last 5 years following a stroke that significantly impacted his life. केजी जॉर्ज contribution to Malayalam cinema were unparalleled. आपको बता दें 1976 में केजी जॉर्ज को स्वप्ना दानम के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जो उनकी असाधारण कहानी कहने की क्षमता का प्रमाण है। मलयालम फिल्म उद्योग में उनके समर्पण और प्रभाव को 2015 में मान्यता मिली जब उन्हें JC डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया, जो मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। MS स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में एक महान व्यक्ति और सच्चे मानवतावादी थे। उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। MS Swaminathan was an Indian agronomist, agricultural scientist, plant geneticist, administrator and humanitarian. आपको बता दें गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने और आगे विकसित करने में उनके नेतृत्व और भूमिका के लिए उन्हें भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। 1972 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। फिलीपाइंस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में उनके नेतृत्व में उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना गया है। As of 2016, he had received 33 national and 32 international awards. Giorgio Napolitano, Italy's longest-serving president and the first in the nation's history to be re-elected to the office, has passed away at the age of 90. Napolitano, who served as the president of Italy from 2006 until 2015, was a pivotal figure in the nation's political landscape. उन्हें इटालियन हिस्ट्री में इस पद पर दोबारा चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है, जो उनकी व्यापक लोकप्रियता और इतालवी लोगों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे का प्रमाण है। जॉर्जियो का जन्म नेपल्स में हुआ था। वे इटालियन रिपब्लिक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति। David McCallum, British actor David McCallum, who played a secret agent in the 1960s spy drama The Man from U.N.C.L.E., has died at the age of 90. Mr. McCallum was born in Glasgow. He also starred in films like The Great Escape, The Greatest Story Ever Told, and A Night to Remember.
आपको बता दें स्कॉटलैंड में जन्मे दो संगीतकारों के बेटे का अभिनय करियर 7 दशकों तक चला, जो 1950 के दशक में लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में उनके छात्र दिनों से शुरू हुआ था, जहां उन्हें सहपाठियों में से एक भविष्य के साथ जून कॉलेज थे। उन्होंने 1963 के द्वितीय विश्व युद्ध के क्लासिक द ग्रेट एस्केप में जर्मन जेल शिविर से बड़े पैमाने पर भागने की साजिश रचने वाले युद्ध बंदियों में से एक के रूप में अपनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका से अमेरिकी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो या यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। Also, subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.